Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. Students, today we will be discussing obligations of a banker. बैंकर के क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं उसके। तो दो मेन ऑब्लिगेशंस हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल। देखिए, ऑब्लिगेशंस की अगर बात करें, बैंक के अगर कर्तव्यों की बात करें, तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो प्रोविजन है वो कुछ स्पेशल ऑब्लिगेशन डालते हैं बैंक को। तो सबसे पहला ऑब्लिगेशन है बैंक का कि कस्टमर के चेक को ऑनर करें। कस्टमर जब भी चेक डालता है तो उसके चेक को क्लियर करें। कस्टमर के चेक को क्लियर करना और अकाउंट की सीक्रेसी को मेंटेन करके रखना कि कस्टमर के जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है वो किसी को ना दे। ये दो मेन ऑब्लिगेशन है बैंकिंग के अंदर बैंकर के। तो इन ऑब्लिगेशंस को हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। सबसे पहला है ऑब्लिगेशन टू ऑनर कस्टमर चेक। अगर हम यहाँ बात करें कि कस्टमर का जो चेक है, कस्टमर जो चेक लगाता है उसको ऑनर करना, उसको क्लियर करना सबसे पहला ऑब्लिगेशन है बैंकर का। तो जब भी कोई कस्टमर चेक लगाता है, प्रेजेंट करता है बैंक के पास, और अगर बैंक का जो कस्टमर है उसके अकाउंट में फंड पड़े हैं, तो बैंकर की ये ऑब्लिगेशन बनती है कि बैंकर उस चेक को क्लियर कर दे। उस बैंक का जो चेक लगाया है कस्टमर ने, उस चेक के अगेंस्ट जो पेमेंट है उसको क्लियर कर दे, पेमेंट कर दे। तो दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंकर कि जब भी कस्टमर के अकाउंट में अगर पैसे पड़े हैं, और बैंकर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चेक को क्लियर किया जाए जल्दी से जल्दी। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं बैंक के अंदर, तो हमने अकाउंट में पैसे डलवाए हुए हैं। वी हैव डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द अकाउंट, और हम लोग कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं। वी कैन डिमांड द अमाउंट एनी टाइम, क्योंकि सेविंग अकाउंट है, एफडी अकाउंट नहीं है। तो जैसे ही हमने अकाउंट में पैसे डलवाए हैं तो हमारा राइट भी है कि हम लोग डिमांड के थ्रू पैसे निकलवा सकते हैं। तो हमने जैसे ही पैसे निकालने के लिए चेक लगाया है, तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चेक को क्लियर किया जाए, उस चेक की पेमेंट हमें मिल जाए। तो दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कब काम करेगी, प्रोवाइडेड कि एक तो सफिशिएंट फंड होने चाहिए अकाउंट के अंदर। मान लो ए ने 10,000 रुपए का चेक लगाया है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चेक की पेमेंट कर दे, बट खाते में पैसे नहीं है, खाते में पड़े हैं 8,000 रुपए, तो बैंक फिर उसकी पेमेंट नहीं करेगा। तो पहला ऑब्लिगेशन चलो ठीक है, भी बैंक को चेक क्लियर करना चाहिए, बट सफिशिएंट फंड तो होने चाहिए अकाउंट में। दूसरा, जो चेक लगाया है वो उसकी करेक्टनेस देखनी चाहिए बैंक। अगर चेक बिल्कुल सही ढंग से लगाया हुआ है, उसमें जो डेट है, उसमें जो नेम है, सिग्नेचर है, अमाउंट है, वो ढंग से भरी हुई है या नहीं भरी हुई, अगर ये सारी चीजें ठीक हैं फिर पेमेंट हो जाएगी। अगर इनमें से कोई भी चीज गलत पाई गई अगर चेक के अंदर, तो पेमेंट नहीं हो पाएगी। प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द चेक, अगर ये अकॉर्डिंग टू लॉ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ठीक ढंग से अगर प्रॉपर हमने ड्राइंग की है इसकी चेक की, इसका मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर फॉर्म आपको मिलता है उसी फॉर्म के अंदर आपको चेक लगा के देना होता है। जो आपको चेकबुक मिली हुई है वो फटी हुई ना हो, चेक कहीं से भी फटा हुआ ना हो, कटा फटा ना हो, तो प्रॉपर तरीके से आपने साफ सुथरा चेक लगा के देना है। और जो उनका फॉर्म है या जो उनका चेकबुक है उसी में से आपने चेक लगा करके देना है। प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द फंड, इसका मीनिंग ये है कि बैंक जो है वो तभी चेक को अंदर करेगा जब उसके फंड के अंदर पैसे पड़े हैं और उसी के अकाउंट में से पैसे पड़े हैं जिसके अकाउंट में से निकालने हैं। मान लो ए जो है, ए दो जगह पे ए के अकाउंट है, दो जगह उसके सिग्नेचर चलते हैं। ए एक ट्रस्ट का मेंबर भी है और उसको ट्रस्टी बनाया हुआ है, और ए का खुद का पर्सनल अकाउंट भी है। तो एक ट्रस्ट चल रहा है इनका, एक स्कूल का ट्रस्ट है, उसमें ट्रस्टी भी बना हुआ है ए, और पर्सनल अकाउंट भी है ए का। तो पर्सनल अकाउंट में से पैसे निकलवाने हैं, बट वो ट्रस्ट के अकाउंट में से पैसे निकलवा रहा है क्योंकि सिग्नेचर उसके दोनों जगह चल रहे हैं। तो प्रॉपर एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर वो प्राइवेट यूज के लिए निकाल रहा है ट्रस्ट के पैसे, तो फिर बैंक उसको नहीं निकालने देगा पैसे। फिर बात आती है प्रॉपर प्रेजेंटेशन की, कि आप उसी ब्रांच के अंदर लगाओ जिस ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है।
और इसको विद इन 3 मंथ्स आपको लगाना पड़ेगा चेक को। 3 मंथ के बाद आपका चेक पुराना हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेल चेक, बासी चेक। तो आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि आप जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, एसबीआई में है तो एसबीआई की ब्रांचेस में लगाइए आप, और विद इन 3 मंथ्स आप इसको क्लियर कीजिए। इसके बाद ये चेक आपका काम नहीं करेगा क्योंकि वो पुराना हो जाएगा। रीजनेबल टाइम फॉर कलेक्शन, बैंक को आप कलेक्शन का टाइम दीजिए। अब बैंक के ऊपर आप दबाव नहीं बना सकते कि मेरा चेक जल्दी क्लियर कर दो। मान लो आपके पास कोई चेक है तो वो किसी और जगह से आया है तो उसमें 2 या 3 दिन लग जाते हैं दूसरे बैंक से कंफर्म करने में, और अगर वो दूर का चेक है तो इस तरह रीजनेबल टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा बैंक को। एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल बार, अगर कोर्ट की तरफ से लीगली कोई रुकावट नहीं है तो फिर आप चेक क्लियर कर सकते हो। बट अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया है कि ये चेक क्लियर नहीं होना चाहिए, या फिर इसके अकाउंट को सीज कर दिया गया है किसी अकाउंट को, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं, गार्निशी ऑर्डर, अभी आगे आएगा, तो उसमें फिर बैंक उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब वो चेक क्लियर नहीं करेगा। तो अगर लीगली कोई रुकावट है तो फिर बैंक उसको मानेगा, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करेगा और आपका चेक क्लियर नहीं करके देगा वो। तो वो लीगल ऑर्डर क्या हो सकता है उसको हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड गार्निशी ऑर्डर। गार्निशी ऑर्डर क्या होता है? गार्निशी ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जो कोर्ट के द्वारा इश्यू किया जाता है, जिसमें कि बैंकर को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो जो भी चेक लगा हुआ है या फिर जो भी अकाउंट में पैसे पड़े हैं किसी अकाउंट होल्डर के, उसके चेक को या तो रोक दे या उसकी पेमेंट को विदहोल्ड कर ले, रोक के रखे, जिसका भी बैंक में अकाउंट है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो ए जो है, ए का बैंक में एक अकाउंट है एसबीआई में, और ए ने बी के पैसे देने हैं, बी के पैसे ए ने दिए नहीं है, तो बी चला गया कोर्ट में। तो कोर्ट में जाके बी ने कहा कि ए मेरे पैसे नहीं दे रहा और बैंक में पैसे पड़े हैं ए के पास। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट एसबीआई बैंक को ऑर्डर करेगा कि ए के खाते के अंदर जितने भी पैसे पड़े हैं या जितने भी चेक इसने लगा रखे हैं, इन सबको रोका जाए, स्टॉप द चेक, चेक को और अकाउंट को सीज किया जाए। तो इसको हम बोलते हैं गार्निशी ऑर्डर। तो बी की रिक्वेस्ट के ऊपर ये ऑर्डर चलाया गया है, इसलिए बी को बोलते हैं जजमेंट राइटर, और जिसके खिलाफ ये चलाया गया है उसको बोलते हैं गार्निशी। और ये ए के अगेंस्ट ये ऑर्डर आया है, इसलिए ए को बोलेंगे गार्निशी, और बी जिसने पैसे लेने हैं इज द जजमेंट राइटर, तो इसको हम बोलते हैं गार्निशी ऑर्डर। गार्निशी ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, जिसमें कि एक बैंक को बोला जाता है कि आप जो भी मनी उसके अकाउंट में पड़ी है उसको रोक के रखें, कब तक? जब तक कि वो कोर्ट उसको आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। तो 2 तरह के गार्निशी ऑर्डर हो सकते हैं। पहला ऑर्डर है ऑर्डर निशी। इसमें क्या होता है कि जितना भी आपके अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है उस सारे को सीज कर दिया जाएगा, उस सारे को अटैच कर दिया जाएगा, उसमें से आप कुछ भी नहीं निकलवा पाओगे जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता कोई नेक्स्ट। तो ये ऑर्डर इशू किया जाता है बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट टू मेक एनी पेमेंट फॉर द अकाउंट अंटिल फर्दर ऑर्डर्स आर इशू। जब तक कोर्ट नहीं कहती तब तक अकाउंट में से कुछ नहीं निकलेगा, अकाउंट सीज हो जाएगा। दूसरा होता है ऑर्डर एब्सोल्यूट। इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट को ही ब्लॉक करने के लिए बोला जाता है, पर्टिकुलर अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा, बाकी जो आपका अकाउंट है वो चलता रहेगा। मान लो ए ने बी के 1 लाख रुपीज नहीं दिए, बी चला गया कोर्ट में, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया बैंक को, कोर्ट ने बैंक को कह दिया कि ए का अकाउंट जो है वो 1 लाख रुपए तक सील कर दो, बाकी अमाउंट चलने दो। 1 लाख रुपए तक आपके फ्रीज हो जाएंगे, बाकी आपका अकाउंट जो है चलता रहेगा। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर एब्सोल्यूट। स्पेसिफिकली आप अमाउंट जो है वो सेपरेट कर दिया जाता है कि बी की पेमेंट हो जाए, बाकी चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर एब्सोल्यूट। जब सारे का सारा अमाउंट आप रोक लेते हो किसी भी अकाउंट होल्डर का, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर निशी। और जब कुछ अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट आप रोकते हो उसको बोलते हैं ऑर्डर एब्सोल्यूट। अब कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां पे गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा, कि जहां पे कोर्ट अगर ऑर्डर करती है कि आप किसी के पर्टिकुलर अकाउंट को ब्लॉक कर दो तो वो नहीं हो पाएगा। किस केस में? डेट अगर एक्चुअली में ड्यू ना हो कस्टमर, अगर डेट ड्यू है तभी तो ऑर्डर करेगा ना कि इसका अकाउंट फ्रीज कर दो, ये किसी के पैसे नहीं दे रहा। दूसरी बात, अकाउंट जो है वो ज्वाइंट नेम्स में है। मान लो ए ने बी के पैसे नहीं दिए
और ए का अकाउंट जो है वो सी के साथ ज्वाइंट है, तो अब आप ए और सी दोनों का अकाउंट है, तो आप इसका अकाउंट आप क्लोज फ्रीज नहीं कर सकते क्योंकि सी का अकाउंट भी साथ जुड़ा हुआ है, तो ज्वाइंट अकाउंट को आप फ्रीज नहीं कर पाओगे। तीसरा बात, मनी जो है वो कस्टमर का जो अकाउंट है वो एज ए ट्रस्टी है। एज ए ट्रस्टी का मतलब क्या होता है कि ए जो है वो ट्रस्ट के अंदर एज ए ट्रस्टी उसने काम कर रहा है और उसके सिग्नेचर चलते हैं किसी बैंक अकाउंट के अंदर, तो आप उसके अकाउंट को फ्रीज नहीं कर पाओगे क्योंकि जो कस्टमर जो है वो एज ए ट्रस्टी काम कर रहा है बैंक के अंदर, बैंक की तरफ से। बैंक के अंदर जो अकाउंट खुला हुआ है एज ए ट्रस्टी खुला हुआ है, तो उसके अकाउंट को आप क्लोज नहीं कर पाओगे क्योंकि वो ट्रस्ट का अकाउंट है। नेम ऑफ द कस्टमर इज रॉन्ग, इनएक्यूरेट। अगर कस्टमर का जो नेम है वो इनएक्यूरेट है कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, तब भी आप उसके अकाउंट को फ्रीज नहीं कर पाओगे। अकाउंट इज ओवरड्रान। ओवरड्रान का मतलब अकाउंट ऑलरेडी नेगेटिव में चल रहा है, मतलब ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट हो चुका है। कहाँ तो बैंक के पैसे होने चाहिए था, बैंक ने इनसे पैसे लेने हैं, तो वहां पे क्या फ्रीज करोगे? बैंक तो खुद कह रहा है कि मेरे पैसे खुद फंसे हुए हैं, तो वहां पे भी आप इसको नहीं कर पाओगे, वहां पे गार्निशी ऑर्डर नहीं चल पाएगा, उस अकाउंट को आप फ्रीज नहीं कर पाओगे। ये किसी से रिलेटेड एक और प्रोविजन है कि बैंक अकाउंट को आप अटैच कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, आपके बैंक अकाउंट में से पैसे निकल सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। अगर आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है, इनकम टैक्स की पेनल्टी या इनकम टैक्स आपने टाइमली नहीं फिल किया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, इनकम टैक्स के जो ऑफिसर हैं, उनके पास इतनी पावर होती है कि वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब उस अमाउंट से जितना अमाउंट आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दिया है, मान लो आपका 50,000 रुपये टैक्स बनता है और आप 50,000 रुपये टैक्स आपने भरा नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसके पास आपका पैन नंबर होता है, पैन होता है उसके पास, और आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी पैन से जुड़ा होता है, तो वो आपके सीधे आपके बैंक अकाउंट में से उतना अमाउंट फ्रीज कर देगा। दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट ऑफ द बैंक अकाउंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर इनकम टैक्स का कोई भी आपने पैसा देना है और आप नहीं दे रहे हो, तो इनकम टैक्स से सीधा आपके अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हैं। तो आपका जो क्रेडिट बैलेंस है वो अटैच कर देगा। अटैच करने का मतलब होता है कि उसको वो सेपरेट रख लेगा इफ यू आर मेकिंग एनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द टैक्स। अटैच करने का मतलब होता है कि उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, वो उतना अमाउंट से आप डील नहीं कर पाओगे। मान लो आपके अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए पड़े और इनकम टैक्स का 50,000 रुपये आपने दिया नहीं है, तो ये 50,000 रुपये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपके खाते में से अलग निकाल देगा, अलग निकाल के रख लेगा। इन 50,000 की आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ 1,50,000 की ट्रांजेक्शन कर पाओगे। तो ये भी एक किस्म से फ्रीज हो गया, अटैच हो गया है। अब आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे 50,000 तक। ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक स्पेशल पावर होती है। अब बात आती है रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक। चलो ये तो ऑब्लिगेशन है बैंक का, हम लोग ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं कि बैंक जो है चेक को क्लियर करे, चेक को ऑनर करे। बट कई बार गलती से बैंक जो है डिसऑनर कर देता है, चेक को मना कर देता है। तो रॉन्गफुली का मतलब है गलती से, गलती हो गई, आपके खाते में पैसे पड़े थे बट बैंक ने क्लरिकल एरर हो गया, रॉन्गफुली आपके खाते को डिसऑनर कर दिया, आपके चेक को डिसऑनर कर दिया, उससे आपकी बेइज्जती हुई। तो अगर बाय मिस्टेक और बाय नेग्लिजेंस बैंक के द्वारा अगर कोई भी या बैंक के एम्प्लॉय के द्वारा अगर कोई मिस्टेक होती है और आपका चेक जो है रॉन्गफुली डिसऑनर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक। अब इसमें बैंक को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बैंक को 2 तरह के लॉसेस जो होते हैं, एक तो होता है नॉमिनल लॉस और एक होता है स्पेशल लॉस। तो बैंक जो है दोनों तरह के लॉसेस भरना पड़ेगा बैंक को। तो नॉमिनल लॉस जो है, जो भी आपके ब्याज का नुकसान हुआ है, इंटरेस्ट का नुकसान हुआ है, वो आपके बैंक को देना पड़ेगा। स्पेशल लॉस क्या है, जो भी आपकी बेइज्जती हुई है उसके लिए भी आप डिमांड कर सकते हो बैंक से, दैट इज कॉल्ड स्पेशल लॉस। तो जो भी आपकी रेपुटेशन को धक्का पहुंचा है, आपकी इज्जत खराब हुई है मार्केट के अंदर, तो आप दोनों तरह के लॉसेस के लिए डिमांड कर सकते हो अगर बैंक आपका गलती से चेक डिसऑनर कर देते हैं। तो पहला लॉस है नॉमिनल लॉस। नॉमिनल लॉस क्या होता है कि आपका जो, मान लो आपका चेक डिसऑनर हो गया, तो 5-7 दिन का जो आपका
इंटरेस्ट बनता है वो ले लो, जो भी दोबारा फीस लगेगी लगाने की चेक वो ले लो। तो ये आप नॉमिनल चार्जेस ले सकते हो। बट अगर आपको कोई स्पेशल लॉस हुआ है, अगर आप ट्रेडर हो, आप मार्केट में काम करते हो, आपने किसी को 1 लाख का चेक दिया किसी पार्टी को, और वो चेक धक्के से गलती से डिसऑनर हो गया, तो इससे आपकी बड़ी इमेज खराब होती है, आपकी गुडविल खराब होती है, आपकी रेपुटेशन को धक्का लगता है कि ये आदमी चेक दे रहा है बट अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो अगली पार्टी को भी नुकसान होता है, उनका टाइम खराब होता है और उससे विश्वास टूटता है। तो आप स्पेशल लॉस भी डिमांड कर सकते हो। और ला तो ये भी कहता है कि जितना छोटा अमाउंट होगा चेक का, उतना ही बड़ा स्पेशल लॉस आप डिमांड कर सकते हो। मान लो किसी ने 500 रुपए का चेक लिखा और वो 500 रुपए का चेक गलती से बैंक से डिसऑनर हो गया, तो ये कितनी बड़ी बेइज्जती की बात होती है कि 500 रुपए नहीं है आपके अकाउंट के अंदर। तो जितना छोटा अमाउंट होगा उतना ही बड़ा लॉस आपकी इज्जत को लग रहा है, तो उसके लिए आप उतनी ज्यादा डैमेज डिमांड कर सकते हो, वो बैंक को देनी पड़ेगी। तो बैंक को बड़ी सावधानी पूर्वक हमेशा चेक को क्लियर करना चाहिए। और अगर गलती से अगर चेक डिसऑनर हो गया है तो आपको दोनों तरह के लॉसेस का भुगतान करना पड़ेगा, नॉमिनल लॉस और स्पेशल लॉस। अब बात करते हैं दूसरे ऑब्लिगेशन की। दूसरा ऑब्लिगेशन ये है कि बैंक को हमेशा सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी चाहिए कि आपके अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी को भी ना दी जाए, जब तक कि वो कोर्ट के द्वारा या कानून के द्वारा जरूरी ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है बैंक के ऊपर, बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन है बैंक के ऊपर कि बैंक आपके अकाउंट की सीक्रेसी को मेंटेन रखे। बट कुछ एक कंडीशन के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ सकती है। वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? When the law requires disclosure to be made, जब कानून कह रहा है कि आप इसकी इंफॉर्मेशन दीजिए कानून के द्वारा। अब जैसे नीरव मोदी का केस हुआ, नीरव मोदी पैसे लेके भाग गया, 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। तो कानून जो है, हमारे देश का कानून जो है, हमारे देश की जो कोर्ट है, कानून है, वो कह रहा है कि बताइए इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो फिर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी बैंक को। दूसरा, जब आप एक बैंक से लोन लेते हो, तो आपने मान लो एसबीआई से लोन लिया है, लोन के लिए एप्लीकेशन डाली है आपने एसबीआई में, आपका जो अकाउंट है वो पीएनबी में है। तो एसबीआई जो है वो पीएनबी से आपकी रिपोर्ट मांग लेगा कि इस आदमी का कितना बैलेंस पड़ा है, एवरेज कितने सालों से इसका बैलेंस चल रहा है, कितने इसके अगेंस्ट लोन चल रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिस होती है अमंग्स द बैंकर, बैंकर के बीच में आपस की ये प्रैक्टिस है कि एक दूसरे की जानकारी लेने के लिए, एक कस्टमर की दूसरे बैंक से जानकारी लेने के लिए वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है और दूसरा बैंक इंफॉर्मेशन देगा। तो ये जनरली लोन के केस में होता है जब आपका स्कोर जानना हो। तीसरा, जब बैंकर को अपना खुद का इंटरेस्ट बचाना हो, बैंकर को कोर्ट में या कहीं प्रूव करना हो और खुद का अपना इंटरेस्ट हो उसका, तब भी वो दे सकता है। जब कस्टमर खुद अपनी परमिशन देता है तब भी बैंक इंफॉर्मेशन दे सकता है किसी को, कस्टमर खुद कह रहा है। जब पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर इंफॉर्मेशन देना जरूरी हो जाता है, इंफॉर्मेशन देनी जरूरी हो जाती है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, जन लोकहित के अंदर। मान लो कोई भ्रष्टाचार का कांड हो गया, कोई करप्शन का केस चल रहा है और पूरे देश को बताना जरूरी है कि क्या हो रहा है, किन किन लोगों का कितना पैसा पड़ा है, तो वो बताना अगर जरूरी हो जाए पब्लिक इंटरेस्ट में तो भी बताना पड़ सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये हमारे ऑब्लिगेशंस थे बैंकर के, कि बैंकर को क्या क्या ऑब्लिगेशन करना चाहिए। 2 ऑब्लिगेशन है, एक तो उसको चेक क्लियर करना चाहिए जब भी ड्यू हो, और दूसरा अकाउंट की सीक्रेसी बना के रखनी चाहिए, सीक्रेसी ऑफ अकाउंट। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।